हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2 है ये हमारा, राजा किसान और नगर, इंग्लिश में किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो उसको ज़रूर सब ज्वाइन करें। आगे स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। इससे पहले आपको छोटा सा एक रिकैप देता हूँ। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। हमने पार्ट 1 में मौर्य साम्राज्य कैसे स्टार्ट हुआ था ये हमने पढ़ा था। तो मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य जो हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने घनानंद जो थे उस टाइम के उसको हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी प्रेरणा इनको इनके गुरु चाणक्य ने दी थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की भी रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से अभी तक कई बच्चे समझते हैं कि वो किसी उनकी इकोनॉमी के बारे में होगी, लेकिन वो इकोनॉमी के बारे में ना हो के वहाँ के राजा और वहाँ के लोगों के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के हमारे पास दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। पहले आपको बता दें साहित्यिक और पुरातात्विक क्या होते हैं। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो कि कहीं पर लिखे गए हैं, उस स्रोत जो हमको मिले हैं, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जैसे कि कोई प्राचीन भवन, मूर्ति, ये सब मिलती हैं। अब साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। बौद्ध और जैन धर्म के साहित्य ग्रंथ, अर्थशास्त्र, इंडिका जो मैगस्थनीस ने जो लिखी थी पुस्तक, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पुराणों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस, ये भी वहाँ के बारे में बताता है। ब्राह्मण ग्रंथ। अब पुरातात्विक स्रोत क्या थे। प्राचीन भवन, स्तूप, इमारतें, गुफाएं, मृत भांड, अभिलेख, अशोक के अभिलेख और मूर्तिकला, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आती है। जैन और बुद्ध साहित्य मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र मौर्य समाज के बारे में जानकारी देती है। ये वहाँ के मौर्य साम्राज्य के बारे में, ये नहीं है कि इसकी इकोनॉमिक नहीं बताएंगी, ये अर्थ जो इन्होंने बताया था अर्थशास्त्र, ये वहाँ के राजा के बारे में, राजा कैसा शासन करता था, वहाँ के लोग कैसे रहते, प्रजा के बारे में, ये पूरी इसके अंदर जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका मौर्य साम्राज्य का वर्णन करती है। पुराणों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के संस्थापक नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। अब नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। कौन थे? घनानंद, ये इसके अंतिम शासक थे। इसको हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ब्राह्मण ग्रंथ तथा धर्मशास्त्रों से उस समय के समाज तथा उनके नियमों का वर्णन मिलता है। मौर्य काल के प्राचीन भवन तथा स्तूपों से जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन मृत भांड उसे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। पत्थर पर लिखे अभिलेख मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्य काल की मूर्ति कला और मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूर्ति कला जो है, वहाँ की जो अभिलेख जो है, मृत भांड, मिट्टी के जो बर्तन मिले और जो भवन और जो स्तूप वहाँ के जो मिले, इन सभी के जरिए, इन चारों के जरिए और भी कई सारे वो पॉइंट है जिनके थ्रू हमें वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य का शासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। अब पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, जो हमारे 16 महाजनपद, 1 मिनट, हमको क्या पढ़ाया गया इसमें, 16 महाजनपदें बताई गई है जिनके हर एक की एक राजधानी होती है। जिनमें से जो सबसे मेन जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि पटना में है। और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सोने की खदान थी। अभी मैप देखिए, मैप के अंदर आपको जैसे ये दे रखा है, एक तो पाटलिपुत्र जो बिहार में है, ये तो आपकी इसकी राजधानी हो गई। अब ये जो 4 जो ये दे रखे प्रांतीय राज्य, ये आपको मैप में बताने कहाँ कहाँ है। जैसे तक्षशिला कहाँ है, यहाँ पे तक्षशिला, ये ए। फिर उज्जैनी यहाँ पे ये बी, सी। तोसली यहाँ पे है सी।
और डी स्वर्णगिरी कर्नाटका, डी यहाँ पर है। अब जो ये पाटलिपुत्र ई जो है ये बिहार यहाँ पर है, ये ई इस पॉइंट में। आपको सेम नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लैंक मैप है इसलिए आपको तो बता रहा हूँ। बाकी जब आप मैप देखेंगे तो उसमें अच्छे से एक बार पढ़ के जाना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है, उस हिसाब से फिर आप बता पाएंगे। मैं एक बार दोबारा से मैप को कर देता हूँ, ये फिर यहाँ पे बिहार और ये ऐसे, ये 5 राज्य ऐसे बन जाते हैं। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक ये हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। मतलब इन्होंने ये पाकिस्तान है, या पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल ऐसे करके जितने भी जगहों पे गए हैं, मतलब 5 राज्यों को इन्होंने नाम दिया। पाँचों के पाँचों में एक ही जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले, या पत्थरों के ऊपर कुछ लिख दिया लेकिन 5 जगह पे एक ही जैसा कुछ लिखा हुआ मिला है, तो यानी ये एक ही सभ्यता का रहा होगा। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। जो तक्षशिला और जो उज्जैनी जो है, तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों लंबी दूरी वाले मार्ग थे जिनके जरिए ये लोग व्यापार करा करते थे। स्वर्णगिरी कर्नाटका में है, जो आपको मैंने बताया सोनी का नाम। साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से आना जाना बना रहता था। अब जब जमीन से भी और नदी से भी दोनों से आना जाना बना है तो उनका व्यापार भी ज़्यादा अच्छा चलता होगा भाई। जब दो तरीके ने रास्ते देखे, जल से भी जा सकते हैं, पानी से, और अपने ज़मीनी मार्ग से भी जा सकते हैं। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। ऐसे में यात्रियों के विश्राम तथा खान-पान की व्यवस्था की गई होगी। सुरक्षा का कार्य सेना को सौंप दिया गया होगा। अब भाई अब मान लीजिए एक यहाँ पे है, ये मैंने जैसे अभी आपको यहाँ बताया था, ये तक्षशिला और उज्जैनी, ये तक्षशिला है, ये उज्जैनी है, और यहाँ पे बीच में इसको जब यहाँ से यहाँ तक आने में इनको जब कई सप्ताह या कई महीने लग रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ तो इनको देना पड़ेगा भाई। अभी इतना लंबा ट्रैवल कर रहा था बंदा, उसको कुछ कहीं पे रुकना ही पड़ेगा। तो बीच बीच में इनका माना जाता है कि शयन कक्ष बना दिए होंगे, जहाँ पे इनको खाना पीना और रहने सहने की वो मिल जाती थी, और इनको सुरक्षा के लिए बीच बीच में सिक्योरिटी गार्ड जो इनकी सेना जो थी वो सेना भी प्रोवाइड करी गई थी इनको। सेना मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उपसमितियां थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसके अंदर एक समिति और उस एक के अंदर 6 उपसमितियां थी। अब 6 की 6 का हम काम जानेंगे। 6 उपसमितियां थी उनका काम क्या था। पहली का नौसेना का संचालन करना, दूसरी यातायात खान पान की देखरेख करना, तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी अश्वरोही यानी जो घोड़ों पर जो आते थे उनकी देखरेख करना, पांचवी रथारोही रथ चलाने वाली, छठी हाथियों का संचालन करना। अन्य उपसमितियां जो बाकी उपसमितियां बची उनका काम बताएंगे। उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध कराना, सैनिक के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना। मैंने अब भाई सैनिक जो इनकी देखरेख कर रहे हो उनके लिए भी तो कोई चाहिए, तो उनके लिए इन्होंने सेवक रख दिए कि इनकी देखभाल करेंगे। अशोक का धाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अशोक का धाम क्या है आपको बताना होता है, तो इसके अच्छे से पढ़ना। अशोक का धाम, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी को नियुक्ति किया जाता है। अशोक का धम्म, अब ये इसके अंदर पॉइंट है कि अशोक के धम्म के अनुसार एक राजा का शासन कैसा होना चाहिए, मतलब लोगों का शासन कैसा होना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपने से छोटों का साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, विद्वानों तथा ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति, अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। यानी ये तो इनके पॉइंट बहुत अच्छे हैं। 7 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ये सातों सात आपको याद करने हैं। इनसे हमें पता चलता है कि वहाँ का जो साम्राज्य जो था, मौर्य प्रशासन जो था, एक बहुत अच्छा प्रशासन था। मौर्य साम्राज्य का महत्व। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया। यानी मौर्य साम्राज्य जो था इतिहास का उसको सबसे इम्पोर्टेंट वो माना जाता है।
क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया। मौर्य काल की मूर्तिकला सराहनीय थी। वहाँ की जो मूर्तिकला जो थी वो बहुत एडवांस लेवल की, बहुत अच्छी मूर्तिकला थी। मौर्य काल ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी। इतिहासकारों ने अशोक को एक महान सम्राट माना, एक यानी बहुत अच्छा सम्राट माना, क्योंकि उसने अपने अपने आगे नाम के आगे कोई बहुत बड़ी बड़ी पदवी नहीं जोड़ी कि उसने ऐसा करा, उसने मेरे नगर में मैंने ऐसा करा वैसा करा और राजाओं की तरह उसने नहीं करा। राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मैं कल शाम तक आपको अपलोड कर दूँगा।